हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर NS लिल्हारे। आज हम बात करेंगे कि भूकंप के बारे में। तो भूकंप क्या है ये देखेंगे हम। तो भूकंप को समझने के पहले आपको ये समझना होगा कि भूकंप कैसे आता है। तो जैसे पिछले वीडियो में आपने चर्चा किया कि पृथ्वी के जो आंतरिक जो हलचलें होती है वो दो प्रकार के हैं। एक तो है मंद हलचल, और मंद हलचल के कारण पर्वत और महाद्वीपों का निर्माण होता है। आज हम देखेंगे शीघ्र हलचल, और पृथ्वी के जो होने वाले शीघ्र हलचल है वो ज़्यादा विनाशकारी होते हैं मनुष्य के लिए। और मंद हलचलों में हम दो प्राकृतिक घटनाओं का या हम घटनाएं होते हैं। नंबर एक है भूकंप और दूसरा है ज्वालामुखी। तो भूकंप हम किसे कहेंगे? तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि भूकंप एक प्राकृतिक घटना है या प्राकृतिक कारण है। और भूकंप को यदि हम साधारण शब्दों में ले तो पृथ्वी का हिलना या पृथ्वी का कंपन होना ही भूकंप है। अब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा निकलने का प्रयास करती है, और निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती हैं, और जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है। अब भूपृष्ठ के नीचे होने वाले हलचलों के कारण भूतल पर भारी दबाव पड़ता है या निर्माण होता है, और यह तनाव भूगर्भ में जहाँ पर खुलता है उस ऊर्जा मुक्त केंद्र कहते हैं, उसे हम ऊर्जा मुक्त केंद्र कहते हैं, और वहीं पर भूकंप का केंद्र होता है, जिसे हम भूकंप का उद्गम केंद्र के नाम से भी जानते हैं, या इसे हम फोकस भी कहते हैं, है ना। अर्थक्वेक फोकस भी कहते हैं। इसे अवकेंद्र भी कहा जाता है। अवकेंद्र मतलब होता है हाइपो सेंटर भी कहा जाता है, और इसको हम भूकंप नाभि के भी नाम से जानते हैं। जो दूसरा है वो है भूकंप नाभि के बाद वो है भूकंप अधिकेंद्र या एपिक सेंटर जिसको हम कहेंगे। तो एपिक सेंटर क्या होता है? तो आप जैसे आकृति में देख रहे हैं, ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप होता है भूकंप का अधिकेंद्र या एपिक सेंटर कहलाता है, और ये भूकंप नाभि से या भूकंप केंद्र से लंबवत होता है। तो साधारण शब्दों में यदि हम बात करें तो भूकंप नाभि केंद्र से, भूकंप नाभि जिसको कहेंगे हम भूकंप केंद्र से भूतल तक जहां सर्वप्रथम भूकंप का कंपन होता है उस स्थान को ही भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। और भूकंप का अधिकेंद्र यह भूकंप केंद्र से लंबवत होता है, या भूकंप केंद्र से जो समीप होगा और जहां पर पहला भूकंप का झटका लगेगा या भूकंप आएगा वही है भूकंप का देखेंगे। भूकंपीय लहरों के संबंध में, तो भूकंपीय लहरें भूकंपीय नाभि से तनाव मुक्त होने वाली ऊर्जा का उत्सर्जन सभी दिशाओं में होता है, और यह ऊर्जा विविध तरंगों के माध्यम से भूपृष्ठ की ओर आती है। और इन भूकंप तरंगों के हम खासकर बुनियादी तौर पे भूगर्भीय तरंगे और भूपृष्ठ तरंगे ऐसे दो तरंगों में विभाजन कर सकते हैं या करते हैं। तो भूगर्भीय तरंगों में प्राथमिक लहर और द्वितीय लहर का समावेश होता है, और भूगर्भीय तरंगों में जो एल टाइप के तरंगे हैं इसका समावेश होता है। तो इस तरीके से भूकंप लहर के तीन प्रकार है: प्राथमिक लहर, द्वितीय लहर और तृतीय लहर। तो हम देखेंगे कि प्राथमिक लहर क्या है। तो भूगर्भ में ऊर्जा का उत्सर्जन होने पर ये जो तरंगे हैं या ये जो लहरें हैं सबसे पहले भूपृष्ठ पर पहुंचती है। भूकंप के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या पर सभी दिशाओं से भूपृष्ठ की ओर
द्रुत गति से आने वाली इन तरंगों को हम प्राथमिक तरंगे कहते हैं। तो इन तरंगों के कारण चट्टानों के कणों में हलचल होने से चट्टानें ऊपर नीचे होती है और इसीलिए इन तरंगों को आगे पीछे होने वाली तरंगे भी हम कहते हैं। ये तरंगे आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये तरंगे या प्राथमिक तरंगे ठोस, द्रव और वायु, ये तीनों से होकर गुजर सकती है या प्रवाहित हो सकती है। ठोस है ना, ठोस, वायु और लिक्विड, द्रव, ठोस और वायु, ये तीनों माध्यम से होकर प्रवाहित हो सकती है। परंतु जब द्रव रूप से ये प्रवाहित होती है या जब ये लिक्विड से प्रवाहित होती है तो इसके दिशा में चेंज आ जाते हैं। तो प्राथमिक तरंगों के कारण भूपृष्ठ पर जो बिल्डिंगें हिलती है। एंड नंबर सेकंड है सेकेंडरी वेव या हम जिसको कहेंगे द्वितीय तरंगे। तो ये तरंगे भूपृष्ठ पर प्राथमिक तरंगों के बाद पहुंचती है, मतलब पहले प्राथमिक तरंगे पहुंची और बाद में द्वितीय तरंगे पहुंची। तो इन्हें ही हम द्वितीय तरंग या यस तरंगे कहते हैं। इसको यस के नाम से भी जाना जाता है, यस तरंग भी कहते हैं। और ये तरंगे नाभि केंद्र से ही सभी दिशाओं में फैलती है, मतलब नाभि यानी भूकंप केंद्र से ही सभी दिशाओं में फैलती है। इसकी गति प्राथमिक तरंगों से कम होती है। इसकी गति यानी जितनी प्राथमिक तरंगे होगी, जिसको प्राथमिक तरंगे इट मीन्स पी लहर, तो पी लहर से एस लहर की जो गति है वो कम होती है। इन तरंगों के कारण मार्ग में कणों की हलचल ऊपर नीचे होती है और ये तरंगे सिर्फ ठोस पदार्थों से ही प्रवाहित होती है। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि प्राथमिक तरंगे ठोस, द्रव और वायु, ये तीनों माध्यम से गुजर सकती है, जबकि जो द्वितीय तरंगे है वो केवल ठोस पदार्थों से ही प्रवाहित होती है, किंतु द्रव पदार्थ से प्रवाहित नहीं होती, बल्कि यह टूट जाती है, खंडित हो जाती है और इन तरंगों से मकान हिलते हैं। इन तरंगों से मकान हिलते हैं और इसीलिए इन तरंगों को प्राथमिक तरंगों से ज्यादा विनाशकारी माना जाता है। जो भूकंप आने से जो धरातल में बिल्डिंग है, मकान है, जो धराशायी होते हैं या तहस नहस होते हैं, उनमें जो योगदान होता है वो द्वितीय तरंगों का ही होता है। ये हमको ध्यान रखना है। नंबर जो तीसरा है, जिसे हम कहेंगे पृष्ठीय तरंगे या भूपृष्ठीय तरंगे, जिसको हम कहेंगे सरफेस वेव्स और यल वेव्स के नाम से भी जानते हैं। तो भूपृष्ठ पर प्राथमिक और द्वितीय तरंगे पहुंचने के बाद उसका प्रभाव भूपृष्ठ पर मतलब जहां पर भूकंप का अधिकेंद्र है वहां पर पड़ता है, जिससे नई तरंगे निर्मित होती है और ये तरंगे परिधि की दिशा में फैलती है और ये तरंगे ज्यादा विनाशकारी होती है, ज्यादा हानिकारक होती है, जो भूपृष्ठ के पैरेलल में चलती है। तो इस तरीके से आज आपने देखा कि भूकंप क्या है, भूकंपीय जो तरंगे हैं वो कैसे हम भूकंपीय तरंगों को भूगर्भिक तरंगों में बांट सकते हैं। तो भूगर्भिक तरंगों के दो प्रकार है, एक तो प्राथमिक लहर जिसको पी लहर कहते हैं और दूसरा है सेकेंडरी लहर जिसको हम एस लहर कहते हैं। और जो दूसरा नंबर है भूपृष्ठीय तरंगे,
जिसको हम सरफेस वेव या भूपृष्ठीय वेव कहते हैं। तो आप सबको पता है दोस्तों कि जो भूकंप को जो मापने का जो यंत्र है उसको हम कहते हैं सिस्मोग्राफ या भूकंप मापी यंत्र, और इसको रिक्टर स्केल के माध्यम से हम मापते हैं। भूकंप के कौन कौन से लहरें हैं और उन लहरों के बारे में आपने जानकारी लिया और उनका स्वभाव कैसा होता है, ये हमने ऑलरेडी जानकारी ले लिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भूकंप छाया प्रदेश क्या है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं, लेथोस्फीयर में ही आते हैं। और आपको पता है कि लेथोस्फीयर की जो गहराई है वो पृथ्वी धरातल से लगभग 200 किलोमीटर तक माना गया है। भूकंप मापी यंत्र सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगों को अभिलेखित करता है, और इस आधार पर हमको अभिलेखन के आधार पर 3 अलग अलग बनावट वाले तरंगे प्राप्त करते हैं हम भूकंप लेखी यंत्र के द्वारा, जिन्हें हम बुनियादी तौर पे तरंग कहते हैं। और इन तरंगों के 2 प्रकार हैं, एक तो भूगर्भिक तरंगे और दूसरा है धरातलीय तरंगे। तो भूगर्भिक तरंगों को हम बॉडी वेव कहते हैं और धरातलीय तरंगों को हम सरफेस वेव कहते हैं। तो भूगर्भिक तरंगों के 2 प्रकार है, एक तो पी लहर जिसको हम प्राथमिक लहर कहते हैं और दूसरा एस लहर जिसको हम सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। और जो धरातल लहर का या धरातलीय तरंगों को हम यल वेव कहते हैं। तो इस तरीके से हम भूकंप लहरों को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, प्राथमिक लहर, द्वितीय लहर और धरातल या भूपृष्ठ लहर। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो प्राथमिक जो लहर है वो हर माध्यम से होकर गुजरता है, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वह वायु हो। जबकि सेकेंडरी जो वेव है वो केवल ठोस से ही होकर गुजरता है, वो द्रव से होकर नहीं गुजर सकता। तो आपको पता है कि जो भूकंप को मापने का कार्य भूकंप लेखी यंत्र के द्वारा किया जाता है, तो भूकंप लेखी यंत्र पर दूरस्थ स्थान से यानी दूर से आने वाली भूकंप तरंगे अंकित किया जाता है या अभिलेखित किया जाता है। यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कोई भूकंपीय तरंगे अंकित नहीं होते या अभिलेखित नहीं होते, तो ऐसे क्षेत्रों को हम भूकंपीय छाया वाले क्षेत्र कहते हैं। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं का अध्ययन से पता चलता है कि एक भूकंप का छाया प्रदेश दूसरे भूकंप के छाया प्रदेश से सर्वथा अलग अलग होता है या भिन्न भिन्न होता है। यह देखा जाता है कि भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 अंश के भीतर किसी भी दूरी पर P और S दोनों तरंगों को अभिलेखित करता है या अभिलेखन करता है या अंकित करता है। भूकंप लेखी अभिकेंद्र से 145 अंश के बाद P तरंगों के पहुंचने को दर्ज करते हैं और S तरंगों को अभिलेखित नहीं करते। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से जिसको हम एपिक सेंटर कहते हैं या एपी सेंटर कहते हैं, भूकंप अधिकेंद्र से 105 अंश और 145 अंश के क्षेत्र का बीच का जो क्षेत्र होता है, कई बुक में 105 अंश से 140 अंश भी दिया है,
तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो 105 अंश से 145 अंश के बीच जहाँ कोई भूकंप तरंग अंकित नहीं होते तो दोनों प्रकार के तरंगों के लिए इसे हम भूकंप छाया प्रदेश कहेंगे, चाहे वो एस प्रकार का तरंग हो या पी प्रकार का ऊर्जा लहर हो। ये आकृति में देख सकते हैं आप कि 105 से लेके 145 अंश के बीच या 140 अंश के बीच इसको हम भूकंपीय तरंगे कहते हैं। तो 105 अंश के बाद में पूरे क्षेत्र में यह तरंगे नहीं पहुंचती। यह तरंगों का जो छाया प्रदेश है वो पी तरंगों के छाया प्रदेश से ज़्यादा विस्तृत है। आप आकृति में देख पा रहे हैं, ज़्यादा विस्तृत है। भूकंप अधिकेंद्र के 105 अंश से 145 तक पी तरंगों का छाया पट्टी के रूप में हम आकृति में दर्शाए हैं, और एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों ओर प्रतीत होता है। जबकि यह तरंगों का छाया प्रदेश न केवल विस्तार में बड़ा है वरन यह पृथ्वी के लगभग 40% से भी अधिक भाग में इसका विस्तार है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो पी तरंगों के लिए जो छाया प्रदेश है जो 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच है, या किसी बुक में 105 डिग्री से 140 डिग्री के बीच हम मानते हैं, जो एक पृथ्वी पर एक पट्टी के रूप में हम देख सकते हैं। जबकि जो यस तरंगों का जो छाया क्षेत्र है या भूकंप प्रदेश जो क्षेत्र है वो 105 डिग्री के बाद है। और इस तरीके से मतलब आप देख सकते हैं कि पी तरंगों का विस्तार छोटा है, जबकि यस तरंगों का विस्तार यस तरंगों का जो छाया प्रदेश का विस्तार है वो बड़ा है और ये पृथ्वी के ज़्यादा हिस्सों को घेरता है। तो अगर आपको भूकंप का एपिक सेंटर मालूम है, अधिकेंद्र मालूम है, तो आप इस आधार पे किसी भी भूकंप का छाया प्रदेश को जान सकते हैं। आपको याद रखना होगा कि पी तरंगों का छाया प्रदेश 105 डिग्री से 140 या 145 डिग्री के बीच होता है, जबकि जो यस लहर होगा उसके लिए छाया प्रदेश 105 डिग्री के बाद में होगा, 105 डिग्री के बाद में होगा। और जो पी लहर के लिए छाया प्रदेश छोटे होंगे और यस लहर के लिए छाया प्रदेश का विस्तार बड़ा होगा। और इसको आपने अपने जो आकृति है उसमें आकृति में पूरी तरीके से समझने की कोशिश की है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो वीडियो होगा आपका ज्वालामुखी से संबंधित। तो थैंक्स फॉर